आज की क्लास में हम लोग ऐसे अंग्रेजी शब्दों के बारे में जानेंगे जिसके बिना आप अपनी फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, है ना। फीलिंग्स नहीं बता सकते, भावनाओं को नहीं बता सकते। तो भाई बातचीत करते वक्त सबसे ज्यादा बात किस चीज की करते हैं? भावनाओं की ही तो बात करते हैं। आप अपने बारे में बात करते हैं, आप सामने वाले के बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे वार्तालाप में, हमारी कॉन्वर्सेशन में, हमारी बोलचाल में भावनाओं का जिक्र तो होता ही है। तो जिक्र जब करना है तो शब्दों को भी जानना जरूरी है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास आप सीखने वाले हैं भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले एक और चीज बता दूं, टेलीग्राम पर जो है आप जरूर आ जाएं। कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम पर नहीं संपर्क कर पा रहे हैं, तो टेलीग्राम पर आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। सिंपली बी बैंकर लिख करके बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अब फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कुड। COULD। एल जो है वो भाई साहब रहते हैं साइलेंट, यानी कि लिखते वक्त तो आप एल लिखेंगे पर उच्चारण करते वक्त एल का उच्चारण नहीं करेंगे। ये हो जाएगा कुड। COULD पढ़ते हैं इसको कुड। इसका अर्थ होता है सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई, पाए। यानी कि हिंदी वाले वाक्य में दिखेगा आपको सका, सकी, सके वाक्य के लगभग अंत में, या दिखेगा पाया, पाई, पाए, तो उसके ट्रांसलेशन के वक्त आपको इस्तेमाल कर लेना है कुड का। यानी कि हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते वक्त आपको इस्तेमाल कर लेना है किस चीज का? आपको इस्तेमाल कर लेना है कुड का। COULD कुड इस्तेमाल देखिए। उसके पहले ये जान लीजिए कि इस्तेमाल ये वृहद तरीकों से किन किन वाक्यों में होता है। ये वाक्य भूतकाल की योग्यता, पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, या सुझाव या सजेशन को दिखाता है। भाई समझ लीजिए एकदम साफ साफ, एकदम बिल्कुल सटीक भाषा में, बिल्कुल एकदम साफ साफ लैंग्वेज में समझ लीजिए कि आप जब कभी भी भूतकाल की योग्यता की बात करें, है ना, एग्जाम्पल आगे बताऊंगी तो समझ आएगा क्या बोल रही हूं। भूतकाल की योग्यता वाले वाक्यों की बात कर लें, या सुझाव, सजेशन देने वाले वाक्यों की बात कर लें, वहां पर आपने इस्तेमाल करना है कुड का। किसका इस्तेमाल करना है? कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे वह नहीं जा सका, वह नहीं जा सका, ये उसकी योग्यता, मतलब नहीं जा सका मतलब क्या? आप मतलब पिछले दिनों की बात कर रहे हैं कि परसों नहीं जा सका, तभी ऐसा इस्तेमाल करते हैं, है ना। या मान के चलिए नहीं सुबह जाना था, दोपहर को बात कर रहे हैं, नहीं जा सका, तो ये उस इंसान की योग्यता है ना। योग्यता जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। मतलब या तो आप कर सकते हैं या तो आप नहीं कर सकते हैं। एक में आप कर सकते हैं, ये योग्यता हो गई, एक आप नहीं कर सके, ये हो गई, है ना। तो ये पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है कि आप मजबूर थे तो आप नहीं जा सके। He could not go, वह नहीं जा सका, he could not go। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, we could study well। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, we could study well। इसका इस्तेमाल जो है वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। इन शॉर्ट सबके साथ होता है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। यानी कि कुड का इस्तेमाल जो है, चाहे आई से सेंटेंस हो, यू से हो, वी से हो, दे से हो, ही से हो, शी से हो, इट से हो, या किसी भी नाम से हो, लड़का लड़की क्यों ना हो, ठीक है। तो सारे ही केसेस में आप कुड का इस्तेमाल जो है आराम से कर सकते हैं। अगला शब्द है कैन। CAN पढ़ते हैं इसको कैन, और इसका साफ तौर पर अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। क्या अर्थ होता है? सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये इसका होता है अर्थ। ये वाक्य में एबिलिटी को दिखाता है, यानी कि साफ तौर पे योग्यता को दिखाता है। और कुड जो है इसके पहले जो कराया वो इसी का पास्ट रूप है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये योग्यता को दिखाता है। और चलिए योग्यता दिखाते वक्त कैसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो देख लेते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या बता रहा है? योग्यता बता रहा है। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। बढ़ते हैं आगे। इसका इस्तेमाल भी समझ लेते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा, तो समस्या वाली इसमें कोई बात ऐसी है नहीं, है ना।
तो इसका इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं। अगला शब्द है मे, MAY पढ़ते हैं इसको मे, और इसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। अब आया सवाल सामने से कि मैडम जी जब कैन का अर्थ और मे का अर्थ सेम होता है तो फिर दो अलग अलग शब्दों के लिए भार क्यों लेना, लोड क्यों लेना है दो अलग अलग शब्दों का। बता दूं, साफ तौर पर समझ लीजिए, कैन जहां योग्यता यानी कि एबिलिटी को दर्शाता है, मे का इस्तेमाल संभावना या पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ये अनुमति यानी कि परमिशन या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। आ गई बात समझ, क्यों दो शब्दों की जरूरत पड़ी सेम मीनिंग के लिए, आ गई ना समझ। चलिए उदाहरण देखते हैं। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। इसका इस्तेमाल भी समझ लीजिए, इस्तेमाल इसका होता है जी सबके साथ, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है माइट। माइट का अर्थ जानेंगे, उसके बाद जानेंगे माइट का इस्तेमाल। माइट का अर्थ होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, ये होता है माइट का अर्थ। अब आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि मैम शायद के बाद ये ब्लैंक क्यों लगाया हुआ है। तो भाई ऐसा कोई वाक्य है जिसमें शायद सकता है, उसके बीच में भी तो चीजें होंगी तभी तो वाक्य बनेगा, और भी तो शब्द होंगे। तो उन सारे शब्दों के लिए बीच में ब्लैंक जगह छोड़ दिया है, क्योंकि सारे शब्दों का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, है ना। चलिए, शायद सकता है दिख जाएगा, शायद सकती है दिख जाएगा, शायद सकते हैं दिख जाएगा। तो अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करते वक्त माइट का इस्तेमाल हो जाएगा। और एक चीज माइट को इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखनी है, ये वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, तो ऐसे ही वाक्यों में इसका इस्तेमाल किया जाना है। जैसे शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। अब नहीं हुई तो आपकी भविष्यवाणी तो गलत हो जाएगी ना, इसीलिए शायद कह रहे हैं, इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। इसका इस्तेमाल भी जी सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जब मैं कहूं किसी भी नाम के साथ, मतलब लड़का हो या लड़की, दोनों के नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। अगला शब्द है विल, जिसका अर्थ हो जाता है गागेगी, यानी कि वाक्य के अंत में कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसके लास्ट में अगर आपको दिखता है, मतलब जो लास्ट का वर्ड है वो गा, गे, गी से अगर खत्म हो रहा है, तो उसको कन्वर्ट जब करेंगे, उसको जब अंग्रेजी में चेंज करेंगे, तो आप विल का उपयोग करेंगे। जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो। वो जाएगा, ही विल गो। इस्तेमाल विल का जी सबके साथ होता है, तो समस्या वाली कोई बात ही नहीं है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। अगला शब्द है हमारे पास वुड, WOULD पढ़ते हैं इसको, वुड, और इसका अर्थ होता है गागेगी। अगेन से सवाल कि भाई शब्द मतलब एक शब्द दो, ऐसा कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक हिसाब है जिसके वजह से हमारे पास दो शब्द है, विल और वुड, गागेगी के लिए। क्या है वो, मतलब जो कैच है वो क्या है, समझिए। विल का इस्तेमाल तो बता दिया कि लास्ट में गागेगी दिख जाएगा तो कर देना है, लेकिन वुड का इस्तेमाल हर गागेगी वाले वाक्य में नहीं करना है। वुड का इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों में करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वुड का इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों में करेंगे जिसका लास्ट वाला वर्ड के एंड में गागेगी तो आपको दिखे, पहला कंडीशन है ना। लेकिन उसके साथ ये जो वाक्य हो वो संदेह यानी कि डाउट वाला हो, या पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जताने वाला हो, तभी वुड का इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों ही अगर चीजें मैच नहीं करती है वाक्य में तो विल का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों में से कोई एक भी चीज अगर मिल जाती है वाक्य में तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। आ गई बात समझ में कैसे। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। नहीं किया तो नहीं कर सकती है ना भाई, पेपर हार्ड आ गया, नहीं किया परीक्षा उत्तीर्ण, तो
आप संदेहास्पद हैं, आप संदेह जता रहे हैं, आपका ये जो आप डाउटफुल हैं, है ना, वो परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, ये आपका डाउट साबित हो सकता है। अगर आगे नहीं करेगी तो गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, ये डाउट ही हो गया ना, पॉसिबिलिटी हो गई। आप पॉसिबिलिटी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, नहीं किया तो शी वुड पास दी एग्जाम। आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, संभावना जता रहे हैं, नहीं हुई तो नहीं हो सकती है ना। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। इस्तेमाल जी सबके साथ कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। अगला शब्द है हमारे पास शैल, जिसके लिए भर भर के रिक्वेस्ट आती है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कमेंट सेक्शन में। तो मैं बता दूं, शैल का अर्थ होता है गा, गे, गी, ये बात साफ हो गई। लेकिन शैल का इस्तेमाल भी तो जान लीजिए, शैल का इस्तेमाल जानेंगे तभी अंग्रेजी बोलते वक्त शैल का इस्तेमाल करेंगे ना। कमेंट में लिखने से होगा नहीं, होगा ना, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, राइट। तो शैल के लिए मैं बता दूं, अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए शैल पे दिमाग लगाने की जरूरत फिलहाल नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल अब ये नहीं होता है, याद रहेगी बात। अगला शब्द है शुड, SHOULD, वापस आ जाइए, शुड का इस्तेमाल होता है, जी हाँ, SHOULD शुड। इसका इस्तेमाल जानने से पहले जानिए मतलब, जो कि है चाहिए, यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए चाहिए तो आपको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, जी हाँ। लेकिन वाक्य जो है वो सुझाव देता हुआ यानी कि सजेशन देता हुआ होना चाहिए। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। इस्तेमाल भाई सबके साथ होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, याद रहेगी बात। अगला शब्द है मस्ट, MUST, मस्ट, इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। ये वाक्य में दृढ़ आवश्यकता यानी कि फर्म नेसेसिटी को दर्शाता है। दृढ़ आवश्यकता, समझ रहे हैं बात को, जो चीज चाहिए मतलब चाहिए, अवश्य चाहिए, दृढ़ आवश्यकता। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, वी आई मस्ट हेल्प देम। अगर यहाँ पर हमें होता तो वी हो जाता, याद रहेगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसका इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं। जी इसका इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। तो भाई ये जो है थी आज की क्लास, उम्मीद है समझ आ गई, समझ आ गई ना, आ गई समझ? तो कमेंट करके बताइए मैम समझ आ गई क्लास, पसंद आ गई क्लास, क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और घर बैठे आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है तो बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक अपने लिए मंगवा लीजिए तुरंत, अभी के अभी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आप संपर्क कर लीजिए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। मेरे नाम से नहीं मिलेगा चैनल भाई, और जो मिलेगा वो फेक है, वो गलत है, वो नकली है, वहां पर मैं नहीं मिलूंगी। मैं मिलूंगी आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन में, तो जरूर से वहीं जुड़िए। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं, दोनों ही सूरतों में आपको जो है ऑफिशियल पेज मिलेगा और आप वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों किताबों के अपडेट्स जानने के लिए। साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स यानी कि प्रीमियम वाली जो कोर्सेज होती हैं जिसमें फीस लगती है, पेड कोर्स उन्हें कहते हैं। तो हमारे किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपने करना है तो आपको करना होगा टेलीग्राम पर संपर्क यानी कि मैसेज करना होगा कि मुझे भाई ये वाला कोर्स करना है, और हमारे प्रतिनिधि आपको बता देंगे कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। ध्यान रखिएगा जब भी आप मैसेज करें, आपके मैसेज करने के लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त हमारे ओर से लग जाता है आपको रिप्लाई मिलने में, तो कृपया प्रतीक्षा करें।
और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।